काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज अपने पास। एक सुना होगा आपने अभी रिसेंटली, हांटा वायरस न्यूज़ में बन रखा था। रीज़न बिहाइंड ये है जीन हैकमैन, ठीक है, ऑस्कर विनर भी रह चुके हैं और इनकी वाइफ है बैत्सी। तो दोनों की बॉडी घर के अंदर पाई जाती है और इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से कि डेथ काफ़ी पहले हो चुकी थी, हफ्ता पहले हो चुकी थी। उसके साथ डॉग की भी डेथ हो रखी थी इनके, तो थोड़े से सस्पिशन भी हैं। पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं उसमें मेंशन करा गया है कि जो ये बेत्सी हैं, इनको हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम हो रखा था। तो जो रोडेंट्स की वजह से होता है, चूहे वगैरह जो होते हैं ना, वो कॉज कर देते हैं इसको। तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है वुली माइस के बारे में। आपने वुली मैमथ एलिफेंट का नाम सुन रखा होगा, तो उन्हीं के जीन्स का यूज करके इसके लंबे लंबे बाल उगाए हैं यहाँ पे। तो आप इसका एक पोटेंशियल देख सकते हो आने वाली जो साइंस की फील्ड है उसके अंदर। तो जीन्स आपने ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से जीन्स मॉडिफाई हुए हैं, पूछ लिया जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये जीन्स बन रखे थे न्यूज में। और इसमें एक टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन है, दैट इज क्रिस्पर। पता है कैसे होता है इसका मैकेनिज्म? क्रिस्पर कैस9, ठीक है, जिनको पता है वेल एंड गुड, बाकी आप रिवाइज कर लेना, बाकी समझ लेंगे। तो उसका मेंशन कर रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द मसाले। मसालों का अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है तो वैल्यू एडिशन की जरूरत है, ये बोला गया है। तो इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शुगर केन मिल्स को लेके। आपने नोटिस किया होगा जो शुगर केन का जूस होता है पूरे थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो जो इनकी डिस्कार्डिंग प्रोसेस होती है, मिल्स होती हैं जहाँ पे मेज हो गया, शुगर केन हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू फ्यूल। तो वो भी कभी कभार ही चलता है। तो यहाँ पे बोला गया है जिस वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस करती है, तो उसी के ऊपर फोकस करा है। बाकी शुगर केन का आपको पता है उसके ऊपर एफआरपी दिया जाता है रादर देन एमएसपी। क्या फुल फॉर्म होती है एफआरपी की? फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। डिफरेंस क्या है, मतलब एमएसपी क्यों नहीं दिया, एफआरपी क्यों दिया? क्योंकि जो शुगर केन कितनी उसके ऊपर आपको सब्सिडीज मिलेंगी वो डिसाइड करेगा रिकवरी रेट। वो देखा है ना, आप जूस निकालते हैं तो वो बार बार एक ही जो पर्टिकुलर ब्रांच होती है उसको बार बार डाल रहे होते हैं, तो वो होती है रिकवरी की कितना जूस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एक केन के अंदर से। तो यहाँ पे हम कंडीशंस देख लेंगे थोड़ी सी कि शुगर केन के लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, तो आपको पता ही है वैसे तो ट्रॉपिकल है, पर टेम्परेट रीजन्स में शुगर केन तो होता नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सी ग्रास के ऊपर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है। एज यूजुअल जैसे कोरल्स को बचाने की बात करते हैं तो वैसे ही सी ग्रास को बचाने की बात कर रखी है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का पानी के नीचे, लाइफ बिलो वाटर, एसडीजी नंबर 14। इसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड अगेन एक और आर्टिकल है आपका, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं इसे, या फिर इनसाइडर डीलिंग भी कहते हैं। अब जैसे कई बार होता है ना कि चोरी अंदर वाले ने ही करी होती है, तो कुछ वैसा ही ये टॉपिक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको बाहर लीक कर दिया जाता है, चुपके से किया जाता है ताकि उस दूसरे पर्सन का बेनिफिट हो जाए। पर बेनिफिट दूसरे के बारे में थोड़ी सोचा होता है, अपना भी उसमें कुछ बेनिफिट होता है कि देखना ये रेस करने वाला है इसका प्राइस, तो इसको परचेज कर लो आप चल के। तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 21, जिसमें मेंशन करा जाता है राइट टू लाइफ। पर यहाँ पे बात करी गई है लाइवलीहुड की। तो दो इंपॉर्टेंट केसेस ऐसे आए थे जिसमें बोला गया था कि जो लाइवलीहुड होता है, जिससे कोई कमा रहा है अपना, जो उनका सबसिस्टेंस जिससे चल रहा है, तो रणवीर अलाहाबादिया के केस में दोबारा से आ चुका है वो लाइमलाइट में, और बोला है कि जो लाइवलीहुड का राइट है वो भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में मेंशन करा था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे प्राइवेसी वाला जब आया था 2017 में, 18 वाले साल में जब पेपर हुआ 2018 में, तो वो पूछ लिया था आपसे कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत आएगा। सेम राइट टू लाइवलीहुड आपके डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 39 में तो मेंशनड है, पर फंडामेंटल राइट में मेंशन ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो जजमेंट्स के बाद में ऐड हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू लाइवलीहुड दैट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21। उसके बाद अर्जुन, महाभारत के एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो एक रिसेंटली हमने मिसाइल टेस्ट करी है अपनी, तो उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो कहाँ से लिया है, तो महाभारत से लिया है। तो मिसाइल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसके अलावा एक वैली है दैट इज बनगस वैली, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है, जो
पीओके वाला एरिया आ जाएगा। तो वहां पे इसको बोला गया है इको टूरिज्म जोन, हमने डिक्लेयर कर दिया है। मतलब लगभग 100 किलोमीटर का एरिया उसको कंजर्व वगैरह किया जाएगा, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। अगर ये पिक्चर आपको ध्यान से दिखे तो यहाँ पे दो तरह के बायोम दिखेंगे। ऊपर की तरफ आपको बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं, नीचे की तरफ ग्रासलैंड दिख रहा है। तो बायोम क्या होता है? वो तो इको जोन होता है, इको टोन होता है, सॉरी। बायोम क्या होता है? बायोम, हाँ, जहाँ पे क्लाइमेट, डिफरेंट फ्लोरा, डिफरेंट फौना आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जहाँ पेड़ आपको मिल रहे हैं, नीचे की तरफ ग्रासलैंड मिल रहा है, तो एक ग्रासलैंड वाला बायोम है और ऊपर की तरफ पेड़ों वाला है, दैट इज यहाँ पे तैगा वाला है। याद है तैगा? बोरियल फॉरेस्ट पढ़े थे एक दिन, याद है? कुछ कुछ जिसमें कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वही है। और लो टेम्परेचर मिलेगा, तो हाइट पे है रीजन। और ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कौन सी रेंज में लोकेटेड है, तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस के अंदर जो 4 रेंजेस हम पढ़ते हैं ना, तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये तो बाद में जाके टकराए थे, बताया था मैंने एक दिन प्लेट्स कैसे टकराई थी। तो ये वाला जो है ये आपके ट्रांस हिमालयन जोन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। 1 सेकेंड। ठीक है जी, चलो जी। हंटा वायरस से रिलेटेड टॉपिक है, पर केस क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। तो ऑस्कर विनर है ये, नाम है जीन हैकमैन, ठीक है। और इनकी वाइफ है, पियानिस्ट थी, पियानो जो होता है उसको, उसके साथ इनका काफी रिनाउंड इमेज रहा है, जिनका नाम है बेत्सी अराकावा। ठीक है, तो जीन हैकमैन और बेत्सी अराकावा दोनों की बॉडीज मिलती हैं इनके घर के अंदर। घर लोकेटेड है न्यू मैक्सिको और सेंटा फी के पास में आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इन्होंने काफी सेक्लूडेड एरिया में अपना घर बना लिया था। और क्वेश्चन रेज करे जा रहे हैं कि एकदम से सडन डेथ हो जाती है, वो भी हफ्ता पहले की डेथ हो रखी है और रीजन नहीं पता थे पहले। तो फिर ऑटोप्सी के लिए भेज दी जाती है इनकी बॉडीज, जिसमें पता चलता है कि जो ये जीन हैकमैन है, इनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ सवेयर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, इनको हार्ट अटैक आया था। और इसके बाद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई बेत्सी बेत्सी जी की, तो ये बेत्सी जी की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हंटा वायरस। तो ये हंटा वायरस आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन बाय वन देखते हैं। इसके अलावा इनके डॉग की भी डेथ हो रखी थी, तो रीजन बता दिया था कि स्टार्वेशन की वजह से होगी, तो ये रीजन बता दिए थे। चलो देखते हैं अब इसमें हंटा वायरस वगैरह क्या है। तो ऑटोप्सी की वजह से हमें पता लगा कि हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम की वजह से जो बेची है उनकी डेथ हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो रीजन बताया गया है टॉप्सी की ही रिपोर्ट से हैकमैन की क्यों डेथ हुई है, एक तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और दूसरा बता दिया है एल्जाइमर। नॉर्थ डायरेक्शन साउथ की तरह दिखती है, मतलब इंसान भूल जाता है, कंफ्यूज रहता है। और जब और ज्यादा पोस्टमार्टम और सीटी स्कैन्स किए गए तो उससे पता चला कि जो फीमेल थी यानी कि बेत्सी थी, उनकी डेथ पहले हो गई थी, 1 हफ्ता पहले की हो रखी थी। और जो हैकमैन है इनका 1 हफ्ते की बाद हुई है डेथ। तो एल्जाइमर इस लेवल का था इनका, ये क्लेम कर दिया गया कि इनको पता ही नहीं चला कि इनकी वाइफ की डेथ हो रखी है। ठीक है, तो ये कुछ केस था, थोड़ा सा सस्पिशियस भी लग रहा है, काफी रिनाउंड पर्सनालिटीज भी थी। तो चलो वो कंट्रोवर्शियल पार्ट अपना नहीं है, हमें देखना है कि ये हंटा वायरस क्या है। हंटा वायरस सबसे पहले तो कौन इसके वेक्टर होते हैं, कौन इसको कैरी करते हैं, तो माउस वगैरह, रॉडेंट फैमिली सारी आ जाएगी। और रॉडेंट्स में भी जो सबसे मतलब सबसे कॉमन आप देखोगे वो डियर माउस रहता है। ये साइड में जो पिक्चर है ये डियर माउस की ही है, तो डियर माउस इसको कॉज करता है। कैसे फैलाते हैं इस वायरस को? अब वायरस तो बॉडी के अंदर है इनके, इनको तो इम्पैक्ट नहीं करता, पर जब ह्यूमन बींग्स की तरफ जाएगा, यानी कि जूनोटिक आपको ये मिलेगी, एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड करती है। ठीक है, यूरिन, फिकल मटेरियल, सलाइवा, इन सभी मोड से ये जो वायरस है ये ट्रांसफर हो सकता है ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर। और याद रखिएगा ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता, तो जूनोटिक है ये भी ध्यान रखना है, एनिमल टू ह्यूमन ही होता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल क्या है इनका, तो आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में आपने पढ़ा था नाइट्रोजीनस बेसिस कौन कौन से आएंगे, एडेनिन, थाइमिन, आएगा थाइमिन, यूरासिल आएगा, यस। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, आरएनए के केस में आप देखते हो यूरासिल होता है। बाकी साइटोसिन एंड
ग्वानिन वो सेम ही रहते हैं। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। और क्या ये जो हंटा वायरस डिजीज होती है सारी जगह सेम होती है? तो आंसर विल बी नो। इनकी भी बहुत सारी स्टेन्स बन रखी है। सबसे जो कॉमन वाली आती है वो मैंने बता दिया, जो आपके ये माउस होते हैं डियर माउस, इनके अंदर मिलती है जो कॉमन वाली है। और हेमिस्फेरिकली देखो, अर्थ के हम हेमिस्फेयर्स पढ़ते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ये ज्यादा डिजीज देखने को मिलती है। अगर नाम पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है पल्मनरी। पल्मनरी का मतलब है कि जब एक्सट्रीम स्टेज आएगी तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट कर देती है। लंग्स आ गया और जितने भी ब्रोंकाए हैं, ट्रेकिया है, ऊपर तक जितना भी पैसेज आता है जहां से आप सांस लेते हो, वो सारा इम्पैक्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो फ्लू लाइक इसकी सिम्टम्स रहते हैं, मतलब बुखार आएगा, खांसी होगी, हेडेक रहेगा, डिजीनेस, वो सारे रहते हैं। बट जब एक्सट्रीम चला जाता है तो पल्मनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा इम्पैक्ट कर जाता है। तो ये वही चीजें हैं, दोबारा से देख लो। स्पेसिफिक टू डिफरेंट रॉडेंट वेरी करता है, एक रॉडेंट से दूसरे रॉडेंट में, जो ये आपका हंटा वायरस है। और डियर माउस जो है वो सबसे कॉमन है। और यूरोपियन कंट्री, एशिया, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है हांटा वायरस। बट जो टिपिकली आपको मिलेंगे केसेस वो कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। सिम्टम्स क्या है? तो जब एक्सपोजर होता है हांटा वायरस का तो उस टाइम पे फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे और वेरी करते हैं, हेडेक, कोल्ड, वो सारे सिम्टम्स यहाँ पे रहेंगे, फटीग, थकान रहेगी बॉडी के अंदर। पर जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती चलेगी तो जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रेथ वगैरह में टफनेस आ जाएगी और चेस्ट जो होगी वो कंजेस्टेड रहेगी, टाइट फील होगा वहां पे। तो ये ध्यान में रखो। और बाकी क्या कि इसका कोई क्योर है? तो आंसर इज नो, इसका कोई क्योर नहीं है। बाकी वही प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे जा सकते हैं, जैसे सफाई वगैरह रहे, साइड में कोई फिकल मटेरियल इनका दिखता है तो वेट टॉवल के साथ कहीं दूर जाके फेंको या जला दो, तो वही सारे रहते हैं। बट अगेन आपने सुन रखा है कि जो वायरस होता है ये आग से भी नहीं मरता, यही तो इसका रीजन है मेन। तो वो सारे यहाँ पे इज देयर एनी क्योर, वैक्सीन वगैरह का नाम दे दे तो आंसर विल बी नो, ये ध्यान में रखना। और ये बस वही मेथड बताएं कि सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान रखो, कमर्शियल डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल होते हैं उनका यूज करो। चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सजेशन दिया है इंडिया को कि अगर $10 बिलियन तक का एक्सपोर्ट टारगेट हमें अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2030 तो हमें वैल्यू एडिशन इंक्रीज करने पड़ेगी अपनी मसालों की वैरायटी में। जनरली आप देखोगे जितने भी मसाले की कल्टीवेशन करी जाती है इंडिया के अंदर तो 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन होती है। तो ये तो हमें समझ आ गया, लोकल लेवल पे ज्यादा स्पाइस की प्रोडक्शन करी जाती है। तो उसी चीज में बोला है कि वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है। हम ज्यादातर रॉ फॉर्म में सोल्ड करते हैं, मतलब जैसे साबुत फॉर्म होती है ना वैसे ही बेच देते हैं। पर फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा पाउडर को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इसी वजह से बोला है कि जो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपको $10 बिलियन अचीव करने हैं एक्सपोर्ट में तो आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर इंडिया के ही अंदर है, कोची, केरला। आपको पता होगा नीचे वाली साइड साउथ पार्ट में काफी सारे मसाले होते हैं, ठीक है। इलायची जहां ऊपर महंगी मिलती है, नीचे ऐसे साइड में लगी हुई मिल जाती है आपको, तो स्पाइसेस काफी हैं वहां पे। तो ये टारगेट कब के लिए रखा गया है? तो बाय द एंड ऑफ 2030 टारगेट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। और वैल्यू एडिशन हमें लगभग 70% इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो काफी ज्यादा है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के फॉर्म में, तो हमने $14 बिलियन का 2024 के अंदर ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर लिया है, जो कि सिर्फ 0.7% है अगर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीब्यूशन में देखें। 0.7% इंडिया का है, चाइना का 12% है और यूएस का 11% है। तो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडिया का स्टेटस देखोगे तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो कंजप्शन भी यहाँ पे ज्यादा है। और इंडिया 75 ऑफ 109 वैरायटीज, टोटल 109 जो वैरायटी सबसे पॉपुलर होती है उसमें से 75 तो इंडिया के अंदर हमें मिल जाती हैं। और किसने लिस्टिंग करी है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कहाँ पे मेन स्टेट्स कहाँ पे हैं इंडिया की जहाँ पे स्पाइसेस की प्रोडक्शन होती है? तो लगभग ये सेंटर वाली बेल्ट यहाँ पे आपको सारे में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया आ गया, गुजरात आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना है, केरला है, सॉरी कर्नाटका है और यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो इस बेल्ट में आपको स्पाइसेस की प्रोडक्शन काफी ज्यादा मिल जाएगी जो कमर्शियल पर्पज से करी जाती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट अगर देखोगे तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है स्पाइसेस का। देख लिया हमने 0.7% कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही, सबसे ज्यादा चाइना की थी और दूसरे पे आपने देखा यूएस की थी। बाकी चिली
मिर्ची जो होती है उसको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज पर डेटा ऑफ 2021 टू 2022। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ पे भेजते हैं सबसे ज्यादा मसाला, तो चाइना में जाता है, यूएस में जाता है, बांग्लादेश, थाईलैंड, यूएई, श्रीलंका, मलेशिया, यूके एटसेट्रा। तो ये मेजर डेस्टिनेशंस रहती हैं जहां पे ये मसाले की हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी की चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो एक तो रीजन मैंने आपको बता दिया, जमीन कम होती है, इवन 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड होल्डिंग होता है जहां पे ये मसालों की खेती करी जाती है। एक रीजन तो ये है, मतलब ये कमर्शियल पर्पज से नहीं है, लोकल लेवल पे ही प्रोडक्शन चल रही है। उसके अलावा 48% जो इंडिया के स्पाइस एक्सपोर्ट्स हैं उनमें सिर्फ वैल्यू एडिशन 48% में मिलती है, बाकियों में नहीं मिलती। बाकियों को एज अ रॉ ही बेच दिया जाता है आगे। ये देखो रॉ होल जो बोलते हैं ना, होल फॉर्म में हमें चाहिए, साबुत जो फॉर्म होती है उसी में बेच दिया जाता है। और रेगुलेशन काफी ज्यादा वीक है, ये आप कहीं भी पढ़ लो, रेगुलेशन हमारे इंडिया के अंदर थोड़ी वीक रह जाती है। और हमें काफी तगड़ा कंपटीशन और कंट्री से भी मिल रहा है, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, चाइना, जो कि हमारे बिल्कुल साउथ ईस्ट में स्टैंड करते हैं। तो यहाँ से हमें ठीक ठाक कंपटीशन मिल रहा है। बाकी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं, तो एक स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि एक एक्ट के तहत बनाया गया है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी फिर, चलो, तो डेवलपमेंट एंड ग्लोबल प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पीशीज, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आ जाएगा। बाकी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन भी करी जाती है स्पीशीज की, जिसका मेन एम रहता है कि कैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करके इसमें वैल्यू एडिशन करी जा सके। और स्पाइसेस पार्क्स भी बनाए गए हैं, सस्टेनेबल स्पाइसेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कॉमन प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं उनके सेटअप्स लगाए जा सके। इसके अलावा जिन्होंने सजेशन दिया है, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोची, ये आ गया कोचिन, सॉरी ऊपर था, कोची केरला के अंदर लोकेटेड है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, फोन है किसी का बाहर से ही? अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। हाँ मतलब ये भी होता है, और डेवलपमेंट पे भी लगाती है। मान लो ये कोई एबीसीडी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिट इनको हुआ लमसम अमाउंट का, ये अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन पे उस पैसे को लगा देंगी ताकि और बेटर टेक्नोलॉजीज परचेज कर सके और प्रॉफिट के लिए हम आगे प्रोसीड कर सके। और रजिस्ट्रेशन किसके अंडर हुई है, तो त्रवणकोर कोचिन लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, प्रमोशन करना उनकी स्पाइसेस इंडस्ट्री के अंडर। ओके जी, बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स भी ये पिक करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो चैरिटेबल भी आपने देख लिया, साइंटिफिक लिटरेचर, वो सारे ही वर्ड्स यहाँ पे एसोसिएटेड हो जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च है, रेन फॉरेस्ट अलायंस है, जीआईजी है, जर्मन लैंग्वेज में इसकी फुल फॉर्म मिलेगी, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जर्मनी में है। आईडीएच है, ये नीदरलैंड्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पाइसेस को प्रमोट करती हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। बाकी ये सारी एसोसिएशंस हैं, फॉरेन एसोसिएशंस के साथ हमने यहाँ पे कोलैबोरेशंस कर रखी हैं, तो जो भी स्पाइसेस इंडस्ट्रीज में इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल, वुली माइस। यहाँ पे हेयर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी लंबे बाल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, वुली मैमथ, जो एक क्वेश्चन रह जाता है, ह्यूमैनिटी ने कभी उसको देखा नहीं है, पर बस हमने वो देखा था उसका फॉसिल जो हमें मिला था परमाफ्रॉस्ट में, साइबेरिया, रशिया। परमाफ्रॉस्ट क्या था, हाँ, लगभग 2 साल तक का टाइम पीरियड लिया जाता है, स्नो से ही कवर रही, उसके ऊपर हल्की हल्की आपको वेजिटेशन मिलेगी, ऐसी वेजिटेशन मिलेगी जिसको रूट पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं करनी होती, तो दैट कंडीशन इज परमाफ्रॉस्ट। बताया था ना मैंने कि केक का सोच लो, ऊपर चॉकलेट लगी हुई है, नीचे आपको वनीला फ्लेवर मिल जाएगा, तो कट करोगे तो नीचे ऐसे बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेस्ट है साइंटिस्ट के बीच में कि कैसे वुली मैमथ जो एक्सटिंक्ट हो गया था उसको दोबारा से लाया जाए। तो अब दोबारा से तो नहीं लेके आ सकते, दैट इज वेरी ऑब्वियस, पर हमने क्या ट्राई किया कि चलो उसके बाल से ना, जिसमें छोटे बाल हैं चूहों के अंदर, उनमें थोड़े बड़े बाल उगा देते हैं, तो वही एक क्वेस्ट थी। और जो टेक्नोलॉजी यूज करी है इन्होंने, दैट इज क्रिस्पर Cas9 टेक का यूज कर रखा है। बाकी कौन कौन से जीन्स, अब देख लो, ऐसे जीन्स जो हेयर की लेंथ डिसाइड करते हैं, थिकनेस डिसाइड करते हैं और कलर डिसाइड करते हैं। जितना भी आपका ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स वाले पार्ट आ जाते हैं, इसके अंदर पूरा डीएनए मटेरियल है आपका, डीएनए के अंदर जाके जीन होते हैं,
जैसे आपको बोलते हैं ना कि ये तो इसकी पूरी हरकत दादू की तरह है, दादी की तरह है, तो वो जीन्स ही तो रोल प्ले कर रही है वहां पे। तो ये जीन जो है कौन से निकालेंगे, एक तो वो जो हेयर लेंथ को हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे हैं थिकनेस वाले, और तीसरे हैं यहाँ पे जो कलर कोड प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कलर देखोगे यहाँ पे तो गोल्डन सा कलर आपको दिखाई देगा, और लेंथ जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। तो इसको पहले समझते हैं, क्रिस्पर कैस9 क्या है उसको समझ लो पहले, ठीक है। किस किस को पता है वो बोल सकता है वॉलंटरली, बताइए जी, फुल फॉर्म बताओ सबसे पहले तो। ठीक है। क्लस्टर्ड, रेगुलेटेड, इंटरस्पेस्ड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाले एग्जाम में भी पूछ लिया था। वहां पे ना क्वेश्चन पूछा हुआ था फुल फॉर्म देके, सारे सोचते रह गए ये कौन सी टेक है, फिर ध्यान से देखा अच्छा ये तो क्रिस्पर की लिख रखी है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है। जनरली क्वेश्चन क्रिस्पर कैस9 करके ही आता है, पर कई बार इलेबोरेट करके भी दे देगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, बोल दो, किसी को बोलना है बोल सकता है। ये देखो जैसे मलयालम पे मॉम होता है, तो इनको आप फ्रंट से रीड करो या बैक साइड से रीड करो, आपको ये दोनों ही तरफ से सेम स्पेल होगा, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। यहां पे लिखा है इंटरस्पेस्ड। इंटरस्पेस्ड का मतलब है कि कोई दो चीजें आएंगी, एक तरफ तो आपको रेपिटेशन मिलेगा, एक तरफ तो आपको रेपिटेशन मिलेगा और एक तरफ पे आपको यूनिक सीक्वेंसेस मिलेंगे। डन। और एक लिखा है यहां पे कैस9, ये क्या चीज है, मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे पेज को कट करने के लिए आपको सीजर रिक्वायर्ड होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कैस9 वगैरह का यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। जिसमें आपने एक बहुत पुराना एग्जांपल सुना होगा, REE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पर उसकी बात नहीं अभी कर रहे, यहाँ पे प्रोटीन का नाम है कैस9। अब देखो ये कैसे फंक्शन करता है, इतना डन है ना, फुल फॉर्म वगैरह लगी पता, मीनिंग्स, ठीक है। क्या हो गया, चला गया वो, बोलो बोलो क्या क्या मिस हुआ। इंटरस्पेस्ड अभी दोबारा से बना रही हूं मैं, उसमें देख लेना। ये देखो जी, अब यहां पे समझो इसको ध्यान से। एक मैंने बोला रिपीटेड सीक्वेंस आपको मिलेगा, ये जो येलो वाला है ये सारा रिपीटेड है, और यही होगा वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको आप फ्रंट से पढ़ोगे लास्ट से पढ़ोगे आपको सेम ही मिलेगा। अगर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे ATTA, याद है ना, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, वही लिखा हुआ है, इसको इस तरफ से पढ़ो इस तरफ से पढ़ो सेम ही आएगा। तो यही सीक्वेंसेस आपको ये रिपीटर वाले पॉइंट्स पे मिलते हैं। देन हमने दूसरा देखा स्पेस्ड। स्पेस्ड जो होंगे ये यूनिक सीक्वेंसेस होंगे, तो मैं इसको दो कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पे। ये लो जी, ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज इंटरस्पेस्ड वाला, जो हमें मिलेगा बिल्कुल यूनिक। और जो जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी स्पेसिफिक जीन होता है किसी की बॉडी में, जैसे ब्लू आईज है किसी की, तो सभी में थोड़ी मिलता वो इसी वाले पार्ट में मिलता है जो स्पेस्ड वाला पार्ट होता है, और इसी को हम स्पेसर भी बोल देते हैं, स्पेसर। अब देखो यहाँ पे एक किट यूज होती है जिसको क्रिस्पर कैस9 टूल कहते हैं। तीन चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहां पे, एक तो खुद कैस9 है, और एक दिन हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है, उसमें RNA की डिस्कशन करी थी कि mRNA होता है, tRNA होता है, rRNA होता है। तो उसमें से जो mRNA था, एक उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे, क्योंकि मैसेंजर RNA का काम क्या था, मैसेजेस पास करना, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन लेके जाना, तो यहाँ पे भी हमें इसकी नीड पड़ती है। और तीसरी जो चीज है वो या तो DNA या तो फिर जीन। जैसे अभी हमने किसकी बात करी है, जीन्स की बात करी है। अब चूहे में था छोटा बाल पहले, ठीक है, मान लो ये जो ब्लू कलर का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये शॉर्ट हेयर को कोड कर रहा था कि जो चूहा होगा उसके बाल छोटे छोटे होंगे। अब हमें क्या चाहिए था, लंबे वाला बाल, तो इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन जब करवानी है, समझ लेना रेड और ब्लू वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, बार बार चेंज करने में दिक्कत आ रही है इस वजह से। मान लो ये मैंने थोड़ा सा फॉल्टी सा दिखा दिया आपको, फॉल्टी नहीं है ये, नॉर्मल है ना, शॉर्ट हेयर भी तो नॉर्मल ही होते हैं।
ये वाला जो फाइंड आउट करेगा किट का पार्ट, दैट इज mRNA। mRNA जाएगा और वो ढूंढेगा कि कहाँ पे है शॉर्ट आरएनए, जो शॉर्ट हेयर का कोडिंग है, वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है जहां पे शॉर्ट हेयर कोड कर रहा है वो। तो उसने एमआरएनए ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे कि इस पॉइंट पे बैठा हुआ है वो जीन जो किसको कोड कर रहा है, शॉर्ट हेयर को। अब आएगी कैस 9। कैस 9 को आप ऐसे अज्यूम कर लो ये कैंची की तरह है, ये कट लगाएगा। अब ये कैस 9 आएगी, एमआरएनए जाएगा कि बोलेगा कैस 9 डाल दो ताकि ये वाला पॉइंट कट किया जा सके और इसकी जगह पे कौन सा लगाया जा सके, जिसके लॉन्ग हेयर वाले जीन, तो वो वाले जीन ही ऐड करेंगे हम यहाँ पे जिसका लॉन्ग हेयर कोड रहेगा। फाइनली यहाँ पे कैस 9 आएगी और यहाँ पे ये कैंची चलेगी और कैंची की हेल्प से ये जो कोड था ये कट हो जाएगा और जो लॉन्ग हेयर जीन वाला कोड था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये होता है आपके क्रिस्पर कैस 9 का पूरा मैकेनिज्म। अब वही चीज करी यहाँ पे भी, ये देखो मॉडिफिकेशन कौन कौन से जीन्स के अंदर करी, तो एक था FGF5, लॉन्गर हेयर के लिए है ये, ठीक है, लंबे बाल आएंगे इससे। तो आप थोड़ा कंपेयर कर पा रहे हो क्यों जरूरी है ऐसी टेक्निक्स डेवलप करना, क्या रीजन हो सकता है, लगाओ आइडिया। कौन सी स्पीशी, होमोसेपियन। बाल्डनेस की दिक्कत आ रही है ना, तो हाँ उसके लिए आएगा, मतलब जैसे बाल्डनेस आ जाती है बहुत जल्दी तो उस फील्ड में इनको यूज करा जाएगा, पर अभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं तो अभी क्लेम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे माइस के केस में ये रिजल्ट पॉजिटिव नोट पे आए हैं। और जो दूसरा जीन है दैट इज MC1R, ये गोल्डन कोट के लिए है, जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा जो चूहे के रंग थे, बाल थे वो गोल्डन कलर के थे। तो ये दोनों जीन्स आपने ध्यान में रखने हैं, FGF5 एंड MC1R। FGF5 फॉर लॉन्गर हेयर, MC1R फॉर गोल्डन कोट, मतलब कलर जो आएगा। ठीक है, पर्पस क्या है, तो बस क्रिएशन करनी है वुली माइस की। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ जी जो वुली मैमथ एक टाइम पे एक्सटिंक्ट कर गया था, हमने उसको दोबारा से देखो डेवलप कर दिया है, चाहे उसके बाल ही डेवलप करे हैं पर करा है कुछ ना कुछ पार्ट। तो बाकी के स्पीशी जो एक्सटिंक्ट करनी है उनको भी कैसे दोबारा से डी एक्सटिंक्ट, मतलब जो खत्म होगी थी उसको कैसे दोबारा से रिवाइव करना है, उसका एक यहाँ पे प्रूफ दिया है इस टेक्नोलॉजी की यूज करके। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि मे बी नेचर में कुछ चीजें डेवलप करने में टाइम ले लेती हैं, जैसे आप पढ़ते हो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, चेंज, पर कैसा चेंज, ग्रेजुअल वेरी स्लो चेंज, जिसको मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। पर वहीं पे ये जो जीन एडिटिंग जैसी टेक्निक्स हैं अपने पास, ये एक ही दिन में भी कर सकती हैं चेंजेस। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बताया हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। और इसके बाद मैमथ के जीन्स आइडेंटिफाई करे थे, ये देखो कलर, बॉडी टेक्सचर, ये थिकनेस, वो सारी चीजें। बाकी रेलिवेंट ट्रेट्स जो भी डेवलप करने हो, बाकी मैंने आपको बता दिया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करा है, कैसे मैकेनिज्म करा, तो वही था पूरा जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया। डन। चलो क्रिस्पर कैस 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्टडी हाईलाइट सिग्निफिकेंस ऑफ सी ग्रास कंजर्वेशन फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। हाँ जी ऑनलाइन, यस ठीक है। चलो जी, सी ग्रास, ऐसी ग्रास जो आपको कहाँ पे मिलेगी, ओशन बेड्स में मिल जाएगी, रिवर बेड्स में मिल जाएगी, एस्चुरीज जहां पे होती हैं वहां पे भी मिल जाएगी। एस्चुरी क्या थी, कौन बताएगा। ठीक है, और क्या एसोसिएशन होती है, क्या आता है फिर, फ्रेश वाटर मेट विद सॉल्टी वाटर, साइड में सी या फिर आपका ओशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सी ग्रास के ऊपर इंपॉर्टेंस बताई है, वाई, बिकॉज दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द सी। लंग्स ऑफ सी भी इनको कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फोटोसिंथेसिस के। तो यहां से हमें पता लग रहा है इनका एक और काम रहता है, दैट इज कार्बन सिंकिंग का, कार्बन को ये कंज्यूम कर लेते हैं। उसके अलावा मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये, शैलो कोस्टल वाटर, ज्यादातर आपको एस्चुरी वाला एरिया, ओशनिक हैबिटेट जहां पे होता है वहां पे मिल जाते हैं। बाकी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लंग्स ऑफ सी की तरह एक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे जो जीव पानी के नीचे मिलते हैं उनके लिए एक फूड का सोर्स भी रहते हैं, जो जनरली कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि प्लांट ईटिंग। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो सबसे पहले तो सदर्न पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आती है एक गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे भी आपको काफी सी ग्रासेस मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे हमने पढ़ी थी एस्चुरी, क्योंकि फ्रेश वाटर जितने भी रिवर्स होती हैं वो सारी कहाँ पे आ रही हैं जाके, अरेबियन सी के अंदर। तो ये जो जूनागढ़ के नीचे गल्फ ऑफ
खंबत है ये भी, और ऊपर जो है कच्छ के नीचे दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे भी आपको सी ग्रासेस मिल जाती हैं। उसके अलावा चिलिका लेक वाला जो एरिया है वहां पे भी आपको सी ग्रासेस देखने को मिलते हैं। सुंदरबंस वाला जो एरिया है वहां पे आपको ज्यादा मैंग्रोव्स मिलते हैं, तो उस वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो कम ही मिलते हैं अगर मिलते भी हैं सी ग्रासेस। बट दीज आर द मेन लोकेशंस जहां पे आपको सी ग्रासेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। उसी के साथ साइड में आ जाओ लक्षद्वीप, इस तरफ आ जाओ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे भी आपको सी ग्रासेस मिल जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मतलब टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र गंगा दोनों मिलके आते हैं, खूब सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं, तो वहां पे नहीं आपको मिलता, वहां मैंग्रोव्स डोमिनेट करते हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे लगून लिखा हुआ था, ये चिली का लेक लगून लेक ही है ना। बड़ी वाटर बॉडी से जब छोटी वाटर बॉडी सेपरेट हो जाए दैट इज लगून। सेपरेशन ऑफ मतलब छोटी सी वाटर बॉडी, ये देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, ये देखो यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगाया हुआ है सर्कल, मतलब बीच में बैरियर आ चुका है और एक साइड में लेक बन चुकी है, दैट इज चिली का लेक। ओके जी, सिग्निफिकेंस आई थिंक डन है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह काम करता है, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और काफी इंटरेस्टिंग डाटा मिलेगा। ऑल्दो सी फ्लोर के ऊपर आपको 0.1% सी ग्रास मिलेगी, पर अगर इनका देखोगे कि कितना कार्बन ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो लगभग 10 to 18%, वेरी बिग डिफरेंस। मतलब इतने हैं नहीं जितना ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं कार्बन का, तो इंपॉर्टेंट है। 35 टाइम्स फास्टर कार्बन सिंकिंग करते हैं ये सी ग्रासेस। उसके अलावा डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, विभिन्नता मिल जाएगी, जैसे 121 स्पीशीज मिल जाएंगी जिनको हम कंजर्व भी कर रहे हैं, और कुछ एक्सटिंक्ट के पॉइंट पे भी पहुंच चुकी हैं। 746 फिश की स्पीशीज भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो एस्चुरी जब पढ़ी थी तो याद करो, वहां पे बोला था ना कि डिफरेंट सी फ्लोरा और फोना वहां पे मिलती हैं, तो यहाँ पे वही चीज मेंशन करी थी। बाकी कोस्टल प्रोटेक्शन, जैसे मैंग्रोव्स आप पढ़ते हो कि अगर कोई फास्ट फ्लड्स आ रहे हैं टुवर्ड द जहां पे कम्युनिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं, तो ये वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम सी ग्रास भी करते हैं, अगर कोई फास्ट फ्लड आ रहे हैं तो उनकी वेव्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं। बाकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, फिश की स्पीशीज देखी तो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जोन। और ये जो आपने गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया पढ़ा, यहाँ पे आपने केसेस भी पढ़ रखे हैं कि मछुआरों को कैप्चर कर लिया श्रीलंका की नेवी ने, तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज यहाँ पे आपको फिशिंग जोन्स अच्छी मिल जाती हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सी ग्रास है वो अराउंड $6.4 ट्रिलियन एनुअली, इतना जो पैसा है वो जनरेट होता है ओनली फ्रॉम द सी ग्रास, तो इंपॉर्टेंट है। 20% जो ग्लोबल फिशरी लैंडिंग्स हैं वो आपको इन्हीं सी ग्रासेस की वजह से मिल जाती हैं, और टूरिज्म के पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और थ्रेट्स क्या क्या है, तो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल वाटर को डाल दिया जा रहा है इन द ओशन या फिर जितनी भी रिवर बॉडीज होती हैं सभी के अंदर, और कोस्टल डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं तो सीमेंट वगैरह यूज होता है, फ्लाई ऐश निकल के आती है, अगेन कहाँ पे डाल दिया जाता है, ड्रेनिंग कहाँ पे होती है, जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज होती हैं साइड में। इसके अलावा बोटिंग एक्टिविटीज, एक टूरिज्म वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। लोग कई बार बॉटल्स बॉटल्स उधर ही फेंक देते हैं कि चलो छोड़ो कौन देख रहा है, यहाँ पे साफ ही है, नीचे डूब के बैठ जाएगी, तो वो भी रहता है। बाकी क्लाइमेट चेंज कर रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट रीजन, तो ये इसकी वजह से थ्रेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं, इंडिया ने क्या लिए हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या ले रखे हैं, तो सी ग्रासेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो ग्लोबल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनके मैनुअल के अंदर मेंशन करा हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करो और सी ग्रास को कंजर्व करो। एसडीजी नंबर 17 के तहत है ये, ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हो, एसडीजी 17 यहीं से इंस्पायर्ड है, पार्टनरशिप जहां पे हम पढ़ते हैं। सी ग्रास वॉच, अब देखो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है और यहाँ पे वॉलंटियर और ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया जाता है कि कैसे सी ग्रास को कंजर्व करना है, मतलब साइंटिफिक चीजें वहां पे समझाई जाती है उनको कि ऐसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसे आप ग्रोथ करवा सकते हो। इसके अलावा ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है जो मेन फोकस करता है कोस्टल इकोसिस्टम्स के ऊपर। इसमें सी ग्रास भी आ जाती है कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, 35 गुना ज्यादा स्पीड से करते हैं। 10 से 15% जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो कौन कर रहे हैं, सी ग्रासेस कर रहे हैं, और बाकी क्लाइमेट चेंज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस करता है आपका ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरी, तो ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं सी ग्रास की कि क्या इंपॉर्टेंस है, अलोंग विद मैंग्रोव्स भी और कोरल रीफ्स भी। याद है ना कोरल रीफ्स, तो पॉलिप्स और वो जूजेंथली वाला पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कि कैसे हम कोस्टल क्लाइमेट रेजिलियंस अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे क्लाइमेट जो चेंज कर रहा है उसको साइड में करके मिटिगेट कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो ग्लोबल क्लाइमेट फंड के द्वारा ये सपोर्ट भी करा जाता है, वहां से हमें पैसे की एलोकेशन भी होती है।
ओके जी, एक योजना भी थी लड़की बहन योजना। तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी है, कुछ पैसे यहाँ पे एलोकेट करें, इम्प्लीमेंट तो काफी पहले की हो रखी है। तो लड़की बहन योजना अभी जो न्यूज में थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से थी। तो इन्होंने अराउंड 17,500 करोड़ रुपीज एलोकेट करे हैं लगभग 2.38 करोड़ लेडीज को। किस स्कीम के तहत, किस योजना के तहत? तो इसको माझी लड़की भी बोला जाता है, तो दैट इज द ऑल्टरनेटिव नेम, माझी लड़की बहन योजना टिल दिसंबर 2024। तो ये इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन किया कि इतना पैसा हम एलोकेट कर चुके हैं इस स्कीम के तहत, 17,500 करोड़ टू 2.38 करोड़ वीमेन। अब देख लो इसके बारे में, ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है, इसको ही लड़की बहन योजना भी कहते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम है ये, क्योंकि डीपीएसपीज हैं जिसमें बोला गया है कि वेलफेयर ऑफ पीपल भी प्रमोट करना है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये 2024 में ही इंट्रोड्यूस करा था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फाइनेंशियल सपोर्ट उन लड़कियों को, उन लेडीज को प्रोवाइड करना जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं और जिनकी उम्र 21 से लेके 65 साल तक की है। 21 से लेके 65 साल तक की है। एज क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाती है स्टेटमेंट। और इनकी रिहैबिलिटेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, ये सारा फोकस किया था। तो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड विमेन है। और लड़की बहन योजना के लिए अब क्राइटेरिया देख लो कि एक तो परमानेंट रेजिडेंट कहाँ के होने चाहिए, महाराष्ट्र के। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, बाद में किसी और स्टेट में शिफ्ट कर गए थे, तो वो तो चलो डिटेल्स मिल जाती है। बाकी एज लिमिट ध्यान रखो 21 टू 65 ईयर्स। फैमिली इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, 2.5 लाख से अगर कोई फैमिली एक्सीड कर रही है तो इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होगी, मतलब इतने से नीचे होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपीज से नीचे होनी चाहिए। कोई भी फैमिली मेंबर इनकम टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। टैक्स ना पे करते हो तो उसमें भी आते हैं अगर, तो वो भी फिर लेडी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगी। कितना पैसा दिया जाएगा एलिजिबल वीमेन को? तो 1500 पर मंथ थ्रू डीबीटी, 1500 रुपए दिया जाता है पर मंथ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि इंटरमीडिएटरी कोई नहीं होगा बीच में, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी याद रखना यहाँ पे। नाउ छोटा सा आर्टिकल है, राइट टू लाइवलीहुड। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आएगा, केस से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, अगर मेंस में आता है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को बोल दिया है कि आप अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पॉडकास्ट है, जो भी उनका ABCD प्रोग्राम चल रहा है, उसको दोबारा से रिन्यू आप रीलॉन्च कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इनके जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो एक ही है। तो इस वजह से किसी का भी लाइवलीहुड हम स्नैच नहीं कर सकते, तो इसी वजह से अलाउ कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, डिफरेंट जजमेंट्स का नाम लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक आई थी ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पेमेंट डेवलपर्स केस। स्लम एरिया था एक, स्लम एरिया के जो लाइवलीहुड है। एग्जाम्पल, धारावी के बारे में सभी ने सुन रखा है। मैंने आपको, धारावी जो है वहां पे 90% एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है लोगों की। कोई बॉटल्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई कन्वर्ट कर रहा है, मतलब जितनी भी रद्दी वगैरह होती है उसको नए पेपर में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब 90% पॉपुलेशन वहां पे आपको कैसी मिलेगी, एम्प्लॉयड मिलेगी। बाकी केसेस में उल्टी हो सकती है सिचुएशन, बेरोजगारी से सफर कर सकते हैं, पर यहाँ पे सबसिस्टेंस है इन लोगों के पास। कल को बोले कि हमें ये स्लम एरिया पूरा डेवलप करना है, पर आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, वो लोग प्रोटेस्ट करने पे आ जाएंगे। डेवलपमेंट वो मांगेंगे पर बोलेंगे कि हम यहीं पे रहेंगे, फिर आप डेवलप करो। तो यहाँ पे क्या है, आप उनकी सब्सिस्टेंस को अगर स्नैच कर रहे हो और दूसरी जगह पे उनको ना तो कोई ट्रेनिंग मिली, ना तो कोई जॉब मिली, तो उससे तो उनका लाइवलीहुड ही चला गया। तो इस केस के तहत यही बोला गया था कि जो राइट टू लाइवलीहुड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एज पर आर्टिकल नंबर 21। तो उसके अलावा एक और केस था, MG शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे भी सेम ही हुआ था, लाइवलीहुड रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी। तो इन्होंने, इसमें भी क्या बोला गया था कि जो राइट टू लाइवलीहुड है, दैट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21, यानी कि राइट टू लाइफ। तो इन केसेस का मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप अपने प्रोग्राम, पॉडकास्ट जो है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा DPSP के अंदर आपको एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 39, जिसमें फोकस किया गया है अगेन किसके ऊपर, कि सारे के सारे सिटीजन, वेदर मैन विमेन, इनके पास इक्वल राइट है कि वो अपना लाइवलीहुड एडिक्वेट तरीके से ले सकते हैं। तो यही चीज आपके आर्टिकल 21 के अंदर भी है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इससे, राइट टू लाइवलीहुड किस आर्टिकल का पार्ट है, या तो स्टेटमेंट का आएगा अगर, तो फिर बोल देगा कि नहीं है पार्ट, या फिर ज्यादा टफ आएगा तो केसेस का नाम ले लेगा। तो ये 2 केसेस स्पेसिफिक मेंशन करे थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो याद रखना, ओल्गा याद रख लेना और शिवानी याद रख लेना, बस 2 शब्द भी याद रह जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में बात हुई है।
अब आते हैं स्कीम फॉर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। अब 2025 अगेन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, और उसमें एक और पार्ट मेंशन करा हुआ है, दैट इज कोऑपरेटिव्स। क्वांटम टेक भी है, एक कोऑपरेटिव से। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट था, ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था? 97th, यस, 97 से ये प्रोविजन ऐड कर दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब यहाँ पे मेन फोकस किया गया है जो शुगर केन इंडस्ट्रीज है, मिल्स के ऊपर फोकस करा हुआ है। हमने बोला था, याद हो आपको, अगर फेब मंथ में पढ़ा था कि 2025 के एंड तक हम 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर लेंगे। तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी गई है। मतलब जितने भी लोग ये वेस्ट मटेरियल लेके जाएंगे मिल्स के पास, ये वेस्ट मटेरियल है इस तरफ, ये आपकी मिल्स आ जाएंगी और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू इथेनॉल, यानी कि फ्यूल वगैरह। अब इसमें सिर्फ शुगर केन का कंपलसरी नहीं है, और भी वेस्ट पड़ा हुआ है, जैसे मेज हो गया, उसके वेस्ट से भी तो बनता है, तो वो भी आप लेके आ सकते हो। तो जितना भी ये वेस्ट मटेरियल है, ये मिल्स के पास लेके आओ, और मिल से यहाँ पे इथेनॉल की प्रोडक्शन होगी। तो जो भी लोग लेके आएंगे उनको 6% पर एनम ये इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब उनको फायदा ही है इनडायरेक्टली, क्योंकि कहीं बोल देते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो उस वजह से यहाँ पे पैसा एलोकेट कर दिया गया ताकि बूस्ट हो सके लोग, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे मिल्स के पास लेके आ सके। और जो मेन यहाँ पे चैलेंज बताया गया है, चैलेंज यही है कि शुगर केन थ्रू आउट ईयर नहीं मिलता, इसकी जो रिकवरी होती है वो एक टाइम लिमिट तक की रहती है, बीच में आप देखते हो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो ये जो मिल्स है शुगर केन वाली, इनकी ज्यादा एफिशिएंसी भी नहीं है। सोचो मशीन बंदी पड़ी है काफी टाइम के लिए, तो उसमें जंग वगैरह लगना लग जाते हैं, और लोग बोलते हैं अब कौन दोबारा से ठीक करवाए, छोड़ो ऐसे फेंक देते हैं। तो वो वाली सिचुएशन ना आए, इसी वजह से यहाँ पे ये 6% पर एनम का दिया गया था अंडर मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मतलब जो आपके डीजल फ्यूल वगैरह है उसमें मिक्स करा जाएगा, पेट्रोल वगैरह है, इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, 20% का टारगेट है। और ये जो लिखा है ना DFG, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, तो वो सारी चीजें, जैसे मेज भी आ जाएगा इसी के अंदर, तो वो सारा लेके आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 6% पर एनम। बाकी ये PIB की न्यूज है, ये हमने रीड कर लिया, वहां पे लिखा भी हुआ है। शुगर केन क्रशिंग पीरियड सिर्फ 4 से 5 महीने तक ही रहता है अगर पूरे साल की बात करें तो। इसकी वजह से जो शुगर मिल्स होती हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही ऑपरेटिव होती हैं, थोड़े टाइम के लिए चलती हैं, उसके बाद ये भी रुक जाती हैं, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाती है पूरी एफिशिएंसी के ऊपर, मशीनरी खराब होने लग जाती है, वो भी एक कंसर्न रहता है। बाकी ये वही आगे दोबारा से फीड स्टॉक बेस्ड जितना भी वेस्ट है उसको लाएं और इथेनॉल में कन्वर्ट करें। पढ़ लिया ये हमने सारा। 20% का टारगेट है ब्लेंडिंग का बाय द एंड ऑफ 2025, उसी को बूस्ट करने के लिए बोला है कि जो इथेनॉल है उसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे। और ये जो सबवेंशन स्कीम थी ये 2018 में इंट्रोड्यूस कर दी थी, 2018 से लेके 22 तक करी थी, अब दोबारा से इसको बूस्ट करने के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया हुआ है। नाउ शुगर केन के लिए क्या क्या कंडीशंस आएंगी, तो पहले तो हम किस जोन में आते हैं, ट्रॉपिकल वाले में। तो ये जो प्रोडक्ट है आपकी क्रॉप है दैट इज अगेन ट्रॉपिकल क्रॉप। टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि हॉट टेम्परेचर चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए अराउंड 75 टू 150 सेंटीमीटर। शुगर बीट, अब ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये मूली नहीं है, रेडिश नहीं है, ये शुगर बीट है। जितने भी टेम्परेट रीजन होते हैं जहां पे टेम्परेचर लो होता है, 21 से 27 नीचे चला जाता है, वहां पे ऑल्टरनेटिव है शुगर केन का, ये दैट इज शुगर बीट। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ये जनरली मिलता है जितने भी आपके टेम्परेट रीजन है, यूरोपियन यूनियन एंड ऑल, ये सब जगह आ जाएगी। और इसके अलावा 10 टू 18 मंथ्स तक इनको मेच्योरिटी पीरियड लग जाता है मेच्योर होने में। और एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो शुगर कंटेंट है वो डिक्रीज हो सकता है, तो मतलब एक्सेसिव रेनफॉल इसके लिए ठीक नहीं होती। और अगर इनसफिशियंट रेनफॉल होता है तो इसमें फाइब्रस क्रॉप बनती है, यानी कि गन्ना उतना स्ट्रांग नहीं बनता है, ऐसे लगेगा आपको कि जैसे घास सी उगी हुई है। तो वो दोनों ही, मतलब एक्सट्रीम भी और बिल्कुल ही लो भी रेनफॉल नहीं चलेगा इसमें। बाकी टेम्परेचर हमने देख लिया। चलो, नदरन रीजन है वही है। फ्रॉस्ट हार्मफुल होती है, डेट्रीमेंटल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। इसके अलावा जो लू वगैरह चलती है नॉर्थ वाले पार्ट में, हम लोकल विंड्स पढ़ते हैं, चलेगी अभी थोड़े दिन में, रुक जाओ, जून मंथ तक रुक लो तो चलेगी। जब पेपर भी होगा आपका और गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम होगा, पानी भी गर्म गर्म आएगा, तो वो सारी एक्सट्रीम कंडीशन में आप लू फील करोगे। हॉट ड्राई विंड्स, गर्म है, सूखी है, और ऐसे लगता है जल गया सारा मुंह जब पड़ती है मुंह के ऊपर, तो वो शुगर केन के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्यों मेंशन करा स्पेशली लू का, बिकॉज पंजाब वाले जोन में आप देखोगे काफी ज्यादा ग्रोथ करी जाती है शुगर केन की। उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे अवॉइड ही करा जाता है क्योंकि मानसून विंड्स आती हैं और हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल होता है तो
डैमेज हो जाएगा शुगर केन का। बाकी सॉइल अगर देखोगे, सारी टाइप की सॉइल चल जाएंगी, जहां पे पानी मॉइस्चर रिटेन हो जाए वहां पे ये ग्रो कर जाता है। और फ्लैट प्लेन बस ठीक है। लेबर कैसी चाहिए होती है? चीप अबंडेंट लेबर चाहिए होती है पूरी केयर टेकर के लिए, केयर टेकिंग के लिए। बाकी एक और आर्टिकल है आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब अंदर के धोखेबाज होंगे। बात हो रही है स्टॉक मार्केट की, तो कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी आएगी यहाँ पे? सेबी, फिर से वही है, वेन लिस्टेड प्रोग्राम आ जाए, उसमें भी कौन सी थी? सेबी थी। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग में दोबारा से कौन सी आ जाएगी? सेबी आ जाएगी। तो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये चुगली कर रहा है कान के अंदर, कर रही है एक्चुअली। मान लो ये कोई फर्म है, यहाँ पे इनके शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटी होती है, जिनको ये लगाते हैं मार्केट के ऊपर। सुना होगा आपने कि मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, चलो चलो देखते हैं क्या चल रहा है, आज राइज कर रही है, डाउन कर रही है। तो ये जो प्राइसेस होते हैं, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये किसी भी फर्म की चॉइस होती है और सभी को थोड़ी पता होती। जो वहां पे ऑपरेशनल हेड्स होते हैं, डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, या फिर इनका कोई लीगल एडवाइजर हो सकता है, जो मतलब नियर बाय नियर एंड डियर्स होते हैं, उनको ही ये इन्फॉर्मेशन पता होती है। कई बार ये क्या करते हैं, ये जाते हैं दूसरे पर्सन के पास जो स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको बोल देंगे कि आज प्राइस जो है इतना करने वाले हैं, आप खरीद लेना इनका स्टॉक। इन्फॉर्मेशन लीक होगी, अब बेनिफिट क्या हुआ इनका, ये भी बोल देंगे कि थोड़ा सा हमें भी कर ही देना फिर शेयर, मतलब करप्शन करिए एक तरह से इनडायरेक्ट। दैट इज नोन एज इनसाइड ट्रेडिंग, या फिर इसको इनसाइड डीलिंग भी बोलते हैं, कि आपने इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया। बाकी बॉडी आपको मैंने बता दी, सेबी ही आएगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला इनसाइडर कौन होता है? वो पर्सन जिसके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हैं, कितना राइज कितना फॉल, उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, जो शेयर सिक्योरिटी किसी भी कंपनी की होती है, बॉन्ड इक्विटी, वो सब चीजें आ जाएंगी। दैट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये देखो, बैंकर हो सकता है, कोई लीगल काउंसलर हो सकता है, जो उनको कंपनी वालों को एडवाइस देता है कि ऐसे आप और ज्यादा बेनिफिट अटेन कर सकते हो, तो डिस्क्लोजिंग कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन की। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड मतलब जो अभी लोकल सॉरी जो पब्लिक डोमेन में अभी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करी गई थी, दैट इज अनपब्लिश्ड, अभी पब्लिश नहीं करा है वीडियो को, वैसे वाले आप सोच सकते हो। एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉर्म, ये हमने देख लिया। बाकी यहाँ पे वही है, किसके तहत पनिशमेंट दी जाती है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कोई कंपनी डायरेक्टर है और अपने किसी क्लोज फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, तो जो उनके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगेंगे सारे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2015 के तहत लगेंगे। और इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस भी हैं, इनकी भी अगर कोई वायलेशन करता है तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी यहाँ पे लगती है। इसके बाद आती है मिसाइल गंदीवा। ये महाभारत के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, अर्जुन, याद है ना, देखा है महाभारत सभी ने, कोविड के टाइम पे देखा होगा। तो ये जो गंदीवा है, उन्हीं से इंस्पायर होके ये नाम रखा गया है। और क्यों रखा गया है? बिकॉज अर्जुन का जो निशाना था उसी के बेसिस पे। तो ये भी प्रिसीजन वाइज जो टारगेट हिटिंग की कैपेबिलिटी होगी, काफी ज्यादा इसके अंदर एडवांस्ड है। और बनाया किसने है? तो डीआरडीओ। तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एयर टू एयर मिसाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर टू एयर मिसाइल है। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आकाश एनजी पढ़ी थी वंस अपॉन अ टाइम, तो बताइए ये कैसी मिसाइल है? आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल, सरफेस टू एयर, वेरी गुड, सरफेस टू एयर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि सरफेस टू एयर है कोई मिसाइल या एयर टू एयर है, तो याद रखिएगा जो गंदीवा है इट इज एयर टू एयर मिसाइल। मतलब कैसे टारगेट होंगे और कैसे हिटिंग करी जाएगी? कैसे? हाँ, एयरक्राफ्ट के नीचे लगी होती है ना प्रॉपर मिसाइल्स, तो वहां पे आईएफ यूज करेगा, इसको इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी, गंदीवा। और बो ऑफ अर्जुना, तो उससे इंस्पायर होके ये आइडिया पिक करा हुआ है। अच्छा, गांडीव है, ठीक है, गांडीव, ठीक है ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, ठीक है जी। और इसके अलावा कौन सी दो कंट्रीज ने ये टेक्नोलॉजी बनाने की बात करी थी? यहाँ पे लिखी हुई है SFDR, जो इस गांडीव मिसाइल के अंदर भी लग रखी है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। इसमें क्या होता है, जब भी कोई मिसाइल बनाई जाती है तो उसके अंदर एक तो प्रोपल्जन सिस्टम होता है, मतलब फ्यूल वगैरह डाला होता है, पर फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या चाहिए होती है साथ में? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजर भी लगाना पड़ता है, और अगर ऑक्सीडाइजर लगता है तो एक और इक्विपमेंट आपने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करेगा, तो मतलब वेट रिड्यूस कर गया मिसाइल का। तो वेट रिड्यूस कर गया, तो ये जो ऑक्सीडाइजर लगाया हुआ था इसको अब लगाना नहीं पड़ा हमें, क्योंकि इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज कर लिया। दिस टेक्नोलॉजी इज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्जन सिस्टम।
यानी कि जो फ्यूल की बर्निंग होगी वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से होगी रादर देन यूजिंग ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर लगाएंगे तो फिर से वजन बढ़ जाएगा मिसाइल का, तो वजन भी रिड्यूस हुआ इसी वजह से। और एक और है इसका प्रेडिसेसर, दैट इज अस्त्रा मार्क 3। इसके मार्क 2 था, मार्क 1 था, तो अब जो एडवांस फॉर्म आ चुकी है दैट इज गांडीव। तो गांडीव जो है दैट इज अस्त्रा मार्क 3, इसी को ही बोला है, द थर्ड वर्जन है अस्त्रा वाली सीरीज का। और सुपरसोनिक स्पीड से चलेगी। सुपरसोनिक अगेन यानी कि मैक की वैल्यू किसके बीच में आएगी? सुपरसोनिक 1 से 5, इसकी है 4.5। ठीक है, 300 से 350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। रेंज मतलब जहां पे अपने टारगेट को हिट कर सकती है। अब आते हैं एसएफडीआर के ऊपर। ये जो आपने रैमजेट टेक्नोलॉजी पढ़ी, ये इंडिया और रशिया का एक इनिशिएटिव था, तो ध्यान रखना कौन सी दो कंट्रीज थी। ऑल्दो इन्होंने ये प्रोजेक्ट तो बहुत पहले शुरू कर दिया था 2013 में, 17 तक बोला था कि ये डेवलप कर देंगे, पर अब जाके डेवलप हुआ है, ये भी ध्यान रखना। इसको कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो डीआरडीओ स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज फर्दर डेवलप कर सकते हैं। और कौन सा एयरक्राफ्ट? तो सुकोई MK-1। तो सुकोई किससे परचेज किया था हमने? रशिया से। वो टेक्नोलॉजी के साथ याद रख लेना। इसके अलावा चाइना के पास ऑलरेडी है इस टेक्नोलॉजी बेस्ड मिसाइल्स, ऑलरेडी बहुत सारी हैं एसएफडीआर के ऊपर जो काम करती हैं, तो एक तरह से उनको भी रिस्पॉन्स कर रखा है। वैसे अभी रिसेंटली ब्रह्मास्त्र, उसको भी हमने लॉन्च कर लिया है, वो भी अगेन चाइना को टैकल करने के लिए हमने एग्जाम्पल रखा हुआ है। ओके जी, नाउ बनगस वैली। बन BAN ये रिप्रेजेंट कर रहा है जंगल को, फॉरेस्ट एरिया, और गस रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रास लैंड को। अब इस वैली को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फॉरेस्ट और यहाँ पे मिल जाएगा ग्रास। तो दो बायोम्स यहाँ पे मिलते हैं। एक तरफ आपको तैगा फॉरेस्ट या फिर जिनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जिसके लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, कोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, और साथ में है नीचे एक ग्रास लैंड। ठीक है, तो एक तरफ बोरियल है या तैगा भी जिनको बोलते हैं, और दूसरी तरफ आपको ग्रासलैंड मिल जाएंगे। तो इसको अब डिक्लेयर कर दिया है दैट इज इको टूरिज्म जोन। और श्रीनगर से अगर देखोगे इसका डिस्टेंस आपको लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। और लोकेशन अगर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे आती है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके पास में ये बंगस वैली लोकेट करती है। रेंज पूछ ली जाए तो ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस में आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और माउंटेन बायोम है, एक तरफ माउंटेन्स भी दिखी, उसके ऊपर हमें पेड़ भी दिखाई दिए, और दूसरी तरफ आपको जो है ग्रासलैंड भी दिखेंगे। ये देखो तैगा या फिर कोनीफेरस भी बोलते हैं, और एक तरफ ग्रासलैंड बायोम हमने देख लिया। ग्रीन मेडोज देखने को मिलते हैं पार्ट ऑफ द वैली। वैली वही एक तरफ, चार तरफ माउंटेन्स होती हैं, बीच में एक प्लेन एरिया आ जाता है। और हाइट देखो इसकी, तो 10,000 फीट हाइट पे आपको ये बंगस वैली मिलेगी। मियार वैली कहाँ पे है? वैली उधर कहाँ पे है? हिमाचल वाले बताएंगे। मियार वैली ऑनलाइन कहाँ पे? नहीं, बस पास में ही हो, पड़ोस में चले जाओ थोड़ा सा। यस, हाँ बिल्कुल, नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्ट टिप है वहां पे आपको मियार नाला भी मिलता है, और उसी की जो सराउंडिंग है वहां पे मियार वैली भी मिल जाती है। चलो आते हैं वैलीज के ऊपर क्वेश्चन। बनगस याद रखना, ये जम्मू कश्मीर की हमने बात करी, और बाकी इसका मीनिंग हमने देख लिया। वन का मतलब है फॉरेस्ट, और गस का मतलब है यहाँ पे ग्रास। लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आएंगे, और कौन कौन सी एरियाज हैं ये आप रीड कर लेना, इतना कोई नहीं पूछेगा। लोकली क्या बोलते हैं इस रीजन को? जो प्रिंसिपल वैली है। अब वैली के भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक प्रिंसिपल वैली है जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और एक साइड वाला एरिया है जहाँ पे कम्युनिटीज रहती हैं। तो जो मेन एरिया है उसको बौद्ध बंगस बोलते हैं, यानी कि बड़े वाली जो बंगस वैली है उस रीजन को बोलती है। और जो दूसरी आएगी दैट इज लोकुत, लिखी होगी यहाँ पे, हाँ ये है लोकुत बंगस, स्मॉल बंगस, जो छोटे वाला एरिया होगा इस वैली का। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट को लोकल टर्म भी दी गई है, क्या बोलते हैं इसको? बडलू, बडलू बुडलू। तो दैट इज द लोकल नेम फॉर दिस कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, जो तेगा फॉरेस्ट आपने देखे। और बाकी स्ट्रीम्स वगैरह यहाँ फ्लो करती रहती हैं, पानी का फ्लो चलता रहता है। ट्रांस हिमालयन रेंजेस में है, बाकी इसके बिल्कुल आप नेक्स्ट पार्ट पे जाओगे तो ग्रेटर हिमालयन रेंजेस आएंगी, जहाँ पे पीर पंजाल वगैरह शुरू हो जाती है। और मेजर रेंजेस कौन कौन सी आएंगी? तो ट्रांस हिमालयन के सारी आ जाएंगी, वो तीन छोटी छोटी एक्सटेंड करती है आगे को। कौन कौन सी पड़ी थी? काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, तो वो सारे में ही एक्सटेंड कर जाती है। चलो जी, नेक्स्ट है तुंगा रिवर के बारे में। तुंगा रिवर इंपॉर्टेंट वन।
तुंगा रिवर। अब ये जो तुंगा रिवर है, यहाँ पे पहले ही एक पॉइंट याद कर लो, ये है गजनौर। गजनौर डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? तो तुंगा रिवर के ऊपर है। डैम्स के ऊपर आ रहे हैं क्वेश्चन काफी टाइम से। और इस डैम की खास बात क्या है? इसकी शेप है एस शेप। एस शेप में बनाया हुआ है। यहां से देखोगे अगर ध्यान से तो आगे को ये मुड़ा हुआ है, तो एस शेप में है ये डैम। गजनूर डैम, गजनूर डैम लोकेटेड ऑन तुंगा रिवर, एस शेप का डैम है ये। चलो जी, अब तुंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं हुआ क्या यहाँ पे। तो कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि जो 7 सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के तुंगा रिवर के अंदर, उनको लोकेट किया गया है और डिस्ट्रिक्ट्स को बोल दिया गया है कि आप चेक करो कि कौन इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट कर रहा है, कौन इतना ज्यादा जो पॉल्यूशन है कॉज कर रहा है तुंगा रिवर्स के अंदर, तुंगा रिवर के अंदर। इसी को तुंगा रिवर भी बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट रिवर आपको कर्नाटका स्टेट में मिल जाएगी इस वाले पार्ट में, तुंगा रिवर। तो मतलब इसका ओरिजिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्सेज आते हैं कि कहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट कर रही है, तो वो भी देख लेना है एक बार। तो कर्नाटका की स्टेट है। सबसे पहले तो ये देखो तुंगा रिवर है, यहां से एक भद्रा रिवर आती है। भद्रा रिवर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, तो ये आगे की तरफ जाती है, तो तुंगा रिवर इसको यहाँ पे मीट कर लेती है। फिर ये जो भद्रा रिवर है ये आगे फर्दर जो तुंग भद्रा रिवर है उसके अंदर मर्ज कर जाती है। लग गया ना पता? एक तरफ से तुंगा आई, एक तरफ से भद्रा आई, बन गई क्या? तुंगा भद्रा। तो याद रखना इस चीज को। बाकी ओरिजिनेट कहां से करती है? तो वराहा पर्वता, यहाँ पे लोकेटेड है वराहा पर्वता, वहां से ये ओरिजिन करती है। और उसके अंदर भी एक छोटी सी केव है, केव का नाम है गंगा मूला। गंगा मूला, तो ये केव है इन्हीं वराहा पर्वत के अंदर, उस केव से ये रिवर निकल के आती है, रिवर तुंगा। और फिर आगे फ्लो करना शुरू करती है, 147 किलोमीटर तक चलती है और फाइनली मीट करती है भद्रा रिवर को, और लोकेशन आती है कुडली। इस पॉइंट पे जो तुंगा रिवर है और भद्रा रिवर है दोनों आपस में मिल जाते हैं। छोटा सा टाउन है सिटी ऑफ शिमोगा के पास, कर्नाटका में, शिमोगा। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट आप तब पढ़ते हो जब मिनरल्स के डेपोजिशन हम पढ़ रहे होते हैं कर्नाटका के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये। तो याद रखना, तुंगा है, भद्रा है, मेट एट कुडली, और फिर फ्लो करते हैं एज अ रिवर तुंगा भद्रा। एंशियंट हिस्ट्री में काफी तुंगभद्रा रीजन आपने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी डायनेस्टीज हुई हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट तुंगा भद्रा रिवर फिर फर्दर किसमें जाके मिल जाती है? कृष्णा रिवर। एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ये वाली, जो कहां से आई थी? महाराष्ट्र के एरिया से, महाबलेश्वर वाला जो रीजन है वहां से आपकी कृष्णा रिवर आती है। तो तुंगा भद्रा जाके मिल जाती है कृष्णा रिवर को। बाकी तुंगा रिवर काफी प्योर और प्रिस्टीन मानी जाती है, इसी वजह से यहाँ पे आपको काफी सारे टेम्पल्स भी मिलेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट टेम्पल शारदा टेम्पल और दूसरा है विद्या शंकर टेम्पल, ये आगे दोनों टेम्पल्स देख लेना आराम से। और श्रीनगेरी एक टाउन है जो चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अगेन चिकमगलूर, जब आप कौन से यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलते हैं? बाकी बताओ, नए रहने दो। चिकमगलूर नोट करो आज ध्यान से, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और चिकमगलूर के अंदर किन किन मिनरल्स की डेपोजिशंस है वो आपने देखनी है ध्यान से। बहुत सारे रिलीजियस स्पॉट्स हैं, तो एक तो हमने देख लिया श्रीनगेरी, दूसरा हमने देखा शारदा टेम्पल, और तीसरा हमने देखा विद्याशंकर। और साथ में जो याद रखना है आपने, वो डैम याद रखना है, गजनूर डैम। एस शेप का है तो काफी यूनिक फीचर है। तो अभी पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है इस वजह से। ओके, गुरशरण बताएगी तुंगा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट था वो क्या था, कौन से पर्वत से ओरिजिनेट हुई? रिया, वराहा पर्वत। प्रशांत बताएगा केव कौन सी थी? ठीक है, गुड। तुंगा रिवर जो थी वो कुडली पॉइंट पे कौन सी रिवर से मिली? जसकरण, भद्रा, वेरी गुड। फिर सचिन आप बताओगे तुंगा और भद्रा जब मिले तो कौन सी रिवर बनी? यश, तुंगा भद्रा। अरे तुंगा और भद्रा दोनों मिले तो बन गई तुंगा भद्रा, ठीक है। नहीं, नैन्सी बताएगी तुंगा भद्रा किसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की? कृष्णा, ठीक है। रमन जोत बताएगी कृष्णा रिवर कौन से पॉइंट से ओरिजिन करी थी? कृष्णा महाराष्ट्र के कौन से पॉइंट से, कौन से रीजन से? मान्या, महाबलेश्वर, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो ओके जी, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, क्या बोलते हैं इसको? विटिलाइगो, ठीक है, विटिलिगो नहीं होता, वो विटिलाइगो होता है। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने पूरी स्टडी करी इसके ऊपर कि गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इसका क्योर है।
ठीक है, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, पर बोला गया है जो पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो भी जो विटिलाइगो है इसको ट्रीट कर सकते हैं, पोटेंशियल है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने विटिलाइगो के पेशेंट्स काफी देखे होंगे, व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, पहले थोड़ा सा पैच होता है फिर वो इंक्रीज करता रहता है। और ये जो विटिलाइगो है ये काफी ज्यादा स्टिग्मेटाइज्ड मानी जाती है, स्पेशली देखो दोनों कलर्स की बॉडी में हो सकती है, व्हाइट बॉडी है ब्लैक बॉडी है डजेंट मैटर, पर ब्लैक्स के साथ ज्यादा इसको स्टिग्मेटाइज करके रखा है बिकॉज डार्क बॉडी पे ऑलरेडी जो व्हाइट पैचेस होंगे वो ज्यादा दिखाई देते हैं। और जो इवन पर्सन होता है वो भी खुद को कर्सी कर रहा होता है ये कैसी डिजीज शुरू हो चुकी है। तो विटिलाइगो ध्यान रखना इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि खुद के बॉडी के जो टी सेल्स होते हैं स्पेशली वो मिलेनोसाइट्स को किल करना शुरू कर देते हैं। मिलेनोसाइट वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के कलर को डिसाइड करते हैं, और यहाँ पे ये किल करना शुरू करते हैं और जिस वजह से पैचेस बन जाते हैं बॉडी के अंदर। बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स करे जाते हैं इसमें, जैसे आइसोग्राफ्टिंग आपने सुन रखा होगा, आइसोग्राफ्ट या इसको ज्यादा कॉमनली बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट में मान लो कोई पेशेंट है जिसको विटिलाइगो हो रखा है, अब इसको हो रखा है गले गले वाले रीजन में, यहाँ पे भी स्पॉट्स बन जाते हैं कईयों को। फिर उसकी बॉडी में देखा जाएगा कि कौन सा बॉडी का स्किन का पार्ट है जो बिल्कुल ठीक है और उसके ऊपर कभी अफेक्ट नहीं हुआ, उस पार्ट से स्किन निकाली जाती है और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है नेक वाले पार्ट पे, मतलब सर्जरी करी जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटोग्राफ्टिंग। अपनी ही बॉडी से अपनी ही बॉडी की स्किन को उठाया, मतलब सेल्स होते हैं स्किन सेल्स, उनको उठाया और उस पोर्शन पे लगा दिया जहां पे पैच बन रखा था, उसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। जीनो ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा क्या? नहीं, तभी तो पूरी बॉडी की एनालिसिस करी जाती है, फिर देखते हैं कौन सा सेल इंपैक्ट नहीं हुआ है, तो उस वजह से पैचेस थोड़ी पूरी बॉडी पे आते, जब सवेयर हो जाती है तो पूरी बॉडी वाइट कर जाती है। पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये देखा गया है उसको क्योर किया जा सकता है अगर सर्जरीज करवाते हैं। मैंने आई थिंक बताई है ये स्टोरी आपको पहले, मेरी एक फ्रेंड थी तो उसको भी थी ये वाली, उनकी जेनेटिक है, मतलब नानी वाली साइड से आ रखी है, तो उसकी सर्जरी हुई थी, पर जब वैक्सीन लगी उसके और ज्यादा पैचेस आ गए थे, वो थोड़ा उसको वैक्सीन ठीक नहीं फिट बैठी थी। पर दिक्कत ये थी उस टाइम पे बिना सर्टिफिकेट के एडमिशन ही नहीं मिल रही थी, तो उसको डॉक्टर ने मना करा था कि नहीं लगवानी है तूने वैक्सीन, की प्रॉन है अभी बॉडी, पर उसने लगवा ली और फिर अब तो उसकी पूरी पैचेस ही पैचेस हो रखे हैं इस टाइम पे बॉडी के ऊपर। एनीवेज, तो ये कलर्स आ जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये भी आपने ध्यान रखना है, और स्किन के किसी भी पार्ट पे हो सकता है पूरी बॉडी में। और जनरली आप देखोगे हाथों के ऊपर, फोर आर्म्स, फीट, फेस, जो एक्सपोज से पार्ट होते हैं वहां पे ज्यादा मिलते हैं, और टाइम के साथ बड़ा होता जाता है पैच। कईयों में रुक जाती है ग्रोथ, जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है लाख में चला जाता है खर्चा, बहुत हैवी ट्रीटमेंट रहता है इस केस में। और इवन हेयर को भी इम्पैक्ट करते हैं, माउथ को भी इम्पैक्ट कर देते हैं। तो कॉजेज क्या क्या है मैंने बता दिया आपको, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, टी सेल्स स्पेसिफिकली, वो मिलेनोसाइट्स को ही मारने लग जाते हैं। मेलेनिन सुन रखा है ना, जिसमें ज्यादा मेलेनिन होगा उसकी बॉडी कलर डार्क होगी, और जिसमें कम होगा उनकी जो स्किन टोन होती है दैट इज कंपैरेटिवली लाइटर। इवन ये देखा गया है जो व्हाइट कलर की टोन होती है जिनकी बॉडी की, उनमें तो पता भी नहीं चलता कि ये डिसऑर्डर भी हो रखा है, क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट है तो व्हाइट ही पैचेस पड़ेंगे तो उतना पता नहीं चलता। बाकी जो स्टिग्मेटाइजेशन है वो आप देखोगे ज्यादातर ब्लैक लोगों के ऊपर है। स्टडी के हिसाब से सिर्फ 30% विटिलाइगो के ऐसे केसेस हैं जो जेनेटिक हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुए हैं। और सारी रेसिस को ये इम्पैक्ट करता है, जेंडर में कोई बाइसनेस नहीं है, सारे टाइप के जेंडर्स, मेल फीमेल बाकी जो भी जेंडर आते हैं, LGBTQI, सब में इम्पैक्ट हो सकते हैं। ग्लोबली अगर देखोगे तो सिर्फ 1% पॉपुलेशन है जिनमें ये विटिलाइगो वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। बाकी ट्रीटमेंट अगर देखोगे तो वैसे तो ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग या कॉन्टेगियस नहीं होती, एक बॉडी से टच करते हो आप दूसरी बॉडी में वैसे भी मतलब ट्रांसमिट नहीं होती है। कलर जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, बट इट डजंट प्रिवेंट द कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्किन, मतलब दोबारा से हो सकती है इवन आफ्टर सर्जरी द केसेस कैन हैपन। तो दैट वाज विटिलाइगो। डन।